नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश की सबसे भरोसेमंद संस्था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर चल रहे एक लंबे संघर्ष के बारे में है। पता है, ये लड़ाई बॉर्डर पर किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल पैरिटी और स्टैग्नेशन के खिलाफ है। तो चलिए इस पूरी डिबेट को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है। सिविल सर्विसेज में फाइनेंशियल पैरिटी ठीक है, पर सैनिकों के लिए क्यों नहीं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। मतलब जब भी देश पर संकट आता है, सबसे पहले नज़र सेना की तरफ जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि वही वेटरन्स अपनी बेसिक पैरिटी के लिए पिछले कई दशकों से कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हैरानी होती है ना सुनकर। तो इस पूरे लीगल और ब्यूरोक्रेटिक मेज को आसान शब्दों में समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को इन हिस्सों में बांटेंगे। पहले द पैराडॉक्स ऑफ ट्रस्ट, फिर देखेंगे कि आखिर ये NFU है क्या, उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग पिरामिड्स, मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है, सरकार का अपना क्या डिफेंस है, और अंत में इस एंडलेस स्टेरमेट की बात करेंगे। हम दोनों पक्षों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द पैराडॉक्स ऑफ ट्रस्ट। इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिविल सर्विसेज के मुकाबले एक सेना के जवान से उम्मीदें कितनी अलग होती हैं। कर्नल अश्वनी कुमार की ये लाइन इस बात को बिल्कुल सटीक तरह से रखती है कि जब पूरा देश आराम से सोता है तब एक सैनिक जागता है, वक्त, कठिनाई और किसी भी तुलना से बिल्कुल परे। पुराने पे कमीशंस में सेना का एक अलग ही रुतबा और फाइनेंशियल पैरिटी होती थी जो उनकी इस यूनिक सर्विस को रिकग्नाइज करती थी। लेकिन सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और वेटरन्स बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि वक्त के साथ साथ ये स्टेटस और पैरिटी लगातार गिरती चली आई है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। व्हाट इज NFU? आखिर इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ क्या है? ये पॉलिसी असल में कहती क्या है? तो NFU यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, ये असल में एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें अगर किसी ऑफिसर का फंक्शनल प्रमोशन नहीं भी होता है, तो भी अगर उसके बैचमेट्स प्रमोट हो रहे हैं तो उन्हें उन्हीं के बराबर फाइनेंशियल स्केल और पे बैंड दे दिया जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये करियर स्टैग्नेशन को कम करने का एक तरीका है। सिक्स्थ पे कमीशन ने इसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के लिए तो लागू कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डिफेंस सर्विसेज को इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर रख दिया गया। अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो ग्राउंड रियलिटी का जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक सिविल ऑफिशियल का काम आमतौर पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में होता है और उनके रोल्स वक्त के साथ एक्सपेंड हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सैनिक को देखिए, वो 24/7 साल के 365 दिन ऑन ड्यूटी है। पर सेना में प्रमोशन की जो वैकेंसीज होती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, उन्हें आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कॉन्ट्रास्टिंग करियर पिरामिड्स। ये जो फाइनेंशियल स्टैग्नेशन सेना में है, इसका सबसे बड़ा कारण उनका अपना मैथमेटिकल प्रमोशन स्ट्रक्चर ही है। सिर्फ 2%, ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। सेना का हायरार्की स्ट्रक्चर एकदम खड़े पिरामिड जैसा होता है, इतना स्टीप कि लगभग सिर्फ 2% मिलिट्री ऑफिसर्स ही आगे बढ़कर सिविलियन जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर वाले रैंक तक पहुंच पाते हैं। बाकी सभी ऑफिसर्स को मजबूरन आगे वैकेंसीज ना होने के कारण उससे पहले वाले रैंक्स पर ही रिटायर होना पड़ता है। इस अंतर को जरा इन आंकड़ों से समझिए। एक सिविल सर्वेंट को जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचने में करीब 18 से 20 साल लगते हैं। वहीं अगर कोई आर्म्ड फोर्सेज में है तो इस इक्विवेलेंट रैंक तक आते आते 32 से 33 साल निकल जाते हैं। ये लंबा गैप क्लियर करता है कि आर्म्ड फोर्सेज में करियर स्टैग्नेशन कितनी जल्दी और कितनी बुरी तरह से आता है। तो अब सवाल आता है कि इसका ग्राउंड पर असर क्या होता है। यही है हमारा सेक्शन 4, द कॉस्ट टू मोरल। क्योंकि देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी का अंतर सिर्फ कागजों और सैलरी स्लिप्स तक नहीं रहता, इसका सीधा असर सैनिकों के मनोबल पर पड़ता है। इसे समझने के लिए एक वेटरन द्वारा शेयर किया गया असम के हाफलॉन्ग का एक वाकया देखते हैं, जो इस स्टैग्नेशन के असर को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है। एक तरफ है सेना के एक ब्रिगेडियर जिनके पास 23 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ है एक सिविल पुलिस SP जिनका सर्विस रिकॉर्ड सिर्फ 7 साल का है। जब एक यूनिफाइड कमांड मीटिंग होनी थी तो उस जूनियर पुलिस ऑफिसर ने सीधे ये शब्द कहे, नो, द मीटिंग विल बी इन माई ऑफिस, आई विल बी चेयरिंग इट। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर के पास NFU स्टेटस था, जिसकी वजह से सिविल हायरार्की में उसकी रैंक फाइनेंशियली बराबर हो चुकी थी, और इसलिए उसने एक यूनिफाइड कमांड में 23 साल के अनुभव वाले ब्रिगेडियर पर अपना अधिकार जमा दिया।
जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। एनएफयू ना मिलने से सिर्फ अकाउंट में पैसे कम आने की बात नहीं है, एक कंपैरेटिव सोशल स्टेटस गिर जाता है, ऑपरेशनल लेवल पर फ्रिक्शन आता है, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं आर्म्ड फोर्सेस का माइंडसेट देश सेवा की जगह सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट ना बनकर रह जाए। जब सीजन कमांडर्स को ग्राउंड रियलिटी ना जानने वाले जूनियर ऑफिसर्स के अंडर काम करना पड़ेगा, तो दिमाग में ये सवाल तो आएगा ही ना कि क्या उनके बलिदान की सच में कोई वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, द गवर्नमेंट्स डिफेंस। अब तक तो हमने वेटरन्स का पक्ष सुना, लेकिन रक्षा मंत्रालय इस एनएफयू पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहा है? उनके पास भी इसको रोकने के अपने तर्क हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। सरकार के मुताबिक सबसे पहली बात तो यह है कि आर्म्ड फोर्सेस टेक्निकल रूप से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज में आते ही नहीं है। फिर इसे लागू करने में भारी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल जटिलताएं हैं। लेकिन उनका सबसे मजबूत आर्गुमेंट यह है कि इससे मिलिट्री का यूनिक कमांड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। सरकार डरती है कि अगर जूनियर ऑफिसर्स को अपने ही सीनियर जनरल्स के बराबर का स्टेटस और पे मिलने लगेगा तो फौज की स्ट्रिक्ट हायरार्की और डिसिप्लिन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एंगल पैसों का भी है। 2016 में जब यह मामला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में था, तब सरकार ने बताया था कि इसका सालाना खर्चा सिर्फ 69 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन आज की डेट में ताज़ा कोर्ट एफिडेविट्स बताते हैं कि सरकार अब इसका एस्टिमेट 22,000 करोड़ रुपए तक बता रही है। वेटरन्स फिगर्स के इतने ज्यादा बढ़ जाने पर लगातार सवाल उठाते हैं। और जहां तक कमांड स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने वाली बात है, वेटरन्स उसे एक सिंपल ग्राउंड रियलिटी से काउंटर करते हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री हायरार्की पहले से ही ऐसी सिचुएशंस को सीमलेसली मैनेज करती आई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार एक लेफ्टिनेंट जनरल अपने ही रैंक के एक आर्मी कमांडर के अंडर काम करते हैं और इससे कभी कोई अनुशासनहीनता नहीं होती। उनका मानना है कि एनएसयू आने से चेन ऑफ कमांड नहीं टूटेगी, बल्कि सिर्फ ऑफिसर्स का सम्मान वापस आएगा। और इस कश्मकश का रिजल्ट क्या हुआ, ये हम देखेंगे सेक्शन 6 में, एन एंडलेस लीगल स्टेलमेट, एक ऐसी एग्जॉस्ट कर देने वाली कानूनी लड़ाई जिसका अभी तक कोई अंत नहीं दिख रहा। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2006 में जब 6th पे कमीशन आया, तब से ये मतभेद शुरू हुआ। 2015 में पहला कानूनी केस फाइल हुआ। फिर दिसंबर 2016 में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से एनएफयू को लागू करने का फैसला सुना दिया। लगा सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं। 2019 में सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया और अभी हाल ही में अप्रैल 2026 के आसपास मोदी पैनल ने इस प्ली को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लगभग 2 दशक का लंबा कानूनी संघर्ष। 80 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो गिनती है कि कितनी बार सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एडजर्नमेंट्स यानी तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, वो भी बिना कोई एक्चुअल रेजोल्यूशन दिए। सोचिए, इस प्रोसेस में ही कितना लंबा इंतजार जुड़ गया है। और अब नया डेवलपमेंट क्या है? इंटर मिनिस्टेरियल पैनल ने सजेशन दिया है कि एनएफयू प्ली को खारिज करो और इस मुद्दे को अब सीधे आने वाले 8th सेंट्रल पे कमीशन के हवाले कर दो। सिंपल शब्दों में एक क्रिटिकल डिसीजन को एक बार फिर से भविष्य पर टाल दिया गया है और ये लीगल स्टेलमेट बिल्कुल ज्यों का त्यों अटका हुआ है। तो इस सबसे क्या समझ आता है? एक बात बिल्कुल क्लियर है, एक ताकतवर सेना सिर्फ आधुनिक हथियारों और भारी भरकम बजट से नहीं बनती, वो बनती है ट्रस्ट से, रिस्पेक्ट से और उसके मनोबल से। ये पूरी डिबेट अब सिर्फ किसी ब्यूरोक्रेटिक रूल या पैसों की लड़ाई तक सीमित नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो अपने देश के रक्षकों के बेसिक आत्मसम्मान को किस तरह हैंडल करते हैं। असल सवाल यही छूट जाता है, क्या कोई भी देश उन लोगों के मनोबल को अनदेखा करने का जोखिम उठा सकता है जो देश और हर खतरे के बीच एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हैं? जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में अब आगे इसकी सुनवाई होगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि हमारे सबसे भरोसेमंद संस्थान को बेसिक पैरिटी के लिए आखिर और कितने दिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।